नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी कक्षा में। तो वृद्धि और विकास हमने पढ़ लिया है। अपना अगला टॉपिक है आयु के प्रकार। आयु के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजेस, टाइप्स ऑफ एज। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एजेस यानी आयु के प्रकार, जो कि 4 प्रकार हैं। पहला होता है काल अनुक्रमिक आयु, ठीक है। और दूसरा है शरीर रचना आयु, तीसरा है मानसिक आयु और चौथा है शरीर क्रियात्मक आयु। ये 4 आयु हैं, 4 भाग हैं आयु के। इनके अनुसार आपकी आयु का पता लगाया जाता है, ठीक है। यानी ये जो आयु के प्रकार हैं ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला है कालानुक्रमिक। कालानुक्रमिक कालानुक्रमिक आयु, ठीक है ना। पहली है कौन सी? कालानुक्रमिक आयु। इसे क्रोनोलॉजिकल एज भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्रोनोलॉजिकल एज भी कहते हैं। किसको कालानुक्रमिक एज को, ठीक है ना। चलिए आगे लिखिए। इसमें क्या होता है? इसमें आपके दिन महीने साल के आधार पर उम्र का पता लगाया जाता है। काल अनुक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल, कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जिसको कैलेंडर एज भी हम बोलते हैं। यानी कैलेंडर में जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन से लेकर अब तक आपकी क्या आयु है, वो ही क्या है? काल अनुक्रमिक। काल के अनुसार जो आपकी आयु निकल रही है, समय के अनुसार। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1996, तो उस हिसाब से मेरी आज की आयु क्या है? वो है कौन सी? काल अनुक्रमिक आयु, ठीक है। इसमें लिखिए, इसमें दिन महीने साल के आधार पर, इसमें दिन महीने व साल के आधार पर उम्र का आंकलन किया जाता है। उम्र का आंकलन किया जाता है, ठीक है ना। यानी दिन महीने व साल के आधार पर क्या होता है? उम्र का पता लगाया जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कैलेंडर एज भी कहते हैं। इसलिए इसे कैलेंडर तो जानते होंगे, कैलेंडर एज भी कहते हैं। अब जैसे ही दिसंबर खत्म हो जाएगा, नया कैलेंडर स्टार्ट हो जाएगा, नया साल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है सरकारी नियमों व कार्यों में कालानुक्रमिक आयु का प्रयोग अधिक होता है। सरकारी नियमों व कार्यों में, कालानुक्रमिक एज या आयु का प्रयोग अधिक होता है। अधिक कैसे होता है? जैसे आपने पीटीआई का फॉर्म भरा है, उसमें अगर आप 40 साल से ऊपर हो तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर उसमें एक एज क्राइटेरिया दे दिया गया है कि 18 साल से लेकर 40 साल के व्यक्ति ही पीटीआई के फॉर्म भर सकते हैं। यानी इसके अंदर आपको ये कालानुक्रमिक एज दे दी गई है कि जो बच्चा 18 साल का होगा उसके बाद ही वो फॉर्म भर सकता है, उससे पहले वाला भी नहीं भर सकता। या फिर जिसकी एज 40 साल से अधिक हो गई है वो भी इसमें भाग नहीं ले सकता। तो ये सरकारी नियमों में और कार्यों में, इन दोनों में ही क्या होता है,
प्रयोग होता है। और आजकल खेलों में भी यही चल रहा है, अंडर 14, अंडर 19, अंडर 16, 17, ये सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली कौन सी एज है? कालानुक्रमिक एज या क्रोनोलॉजिकल एज या कैलेंडर एज। ठीक है, अगला है खेल प्रतियोगिताओं में विभिन्न आयु वर्ग निर्धारण का कार्य कालानुक्रमिक आयु पर होता है। ठीक है ना, मैंने अभी जैसे बताया आपको कि खेल के अंदर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अंडर 19 है, ठीक है, लेकिन वो अंडर 17 नहीं है, तो वो अंडर 17 की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए अभी कुछ ही दिन पहले SGFI खेलों का आयोजन किया गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसमें अगर कोई बच्चा 17 साल से ऊपर है तो वो अंडर 17 खो खो टीम, कबड्डी टीम, क्रिकेट टीम में नहीं खेल सकता। लेकिन अगर वो 17 साल से नीचे है तो वो अंडर 17 की टीम में खेल सकता है। ठीक है, तो इसके आधार पर ही निर्धारित किया जाता है कि कौन सा बच्चा किस एज के अंदर खेलेगा। चलिए इसमें लिख लीजिए, क्या लिखना है? हाँ, खेल प्रतियोगिताओं में विभिन्न आयु वर्ग, खेल प्रतियोगिताओं में विभिन्न आयु वर्ग निर्धारण का कार्य आयु वर्ग निर्धारण का कार्य कालानुक्रमिक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज, इसको क्रोनोलॉजिकल लिख लो यहां पे जिससे कि याद हो जाएगा तुम्हें, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, पर होता है। निर्धारण का कार्य क्रोनोलॉजिकल एज पर होता है। ठीक है, चलिए अगला, इसमें व्यक्ति के जन्म से मरण तक का समय शामिल किया जाता है, इसलिए इसको वास्तविक आयु भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर मरने तक का समय शामिल किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वास्तविक आयु भी कहते हैं, एक्चुअल एज जाता है। इसलिए इसे वास्तविक आयु भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, अब इसके बाद में आएगी शरीर रचना आयु यानी एनाटॉमिकल एज। ठीक है, अगला है शरीर रचना आयु। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी आपके शरीर में बदलाव होते हैं या शरीर की जो बनावट में, आकार में चेंजेस आते हैं, उसके आधार पे आपकी आयु निर्धारित की जाती है। ठीक है, चलिए तो इसमें भी कुछ लिख लेते हैं अपन। इसमें शरीर की बनावट में आए हुए पड़ावों के आधार पर आंकलन किया जाता है। इसमें शरीर की बनावट में आए हुए पड़ावों के आधार पर आंकलन किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखिए, इसमें शरीर संरचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन होता है। इसमें शरीर रचनात्मक लिख लो या संरचनात्मक लिख लो, दोनों एक ही बात है। शरीर रचनात्मक परिवर्तनों का
परिवर्तनों का अध्ययन होता है, अध्ययन होता है, इसलिए इसको एनाटॉमिकल एज भी कहते हैं, इसलिए इसे एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल एज भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, खेलों में यह आयु ओवर एज खिलाड़ियों का पता लगाने का आधार बनती है। यानी कोई भी खिलाड़ी आजकल, जैसे बहुत सा ऐसा हो रहा है कि जहां पे बच्चे जो खेलने के लिए अपनी एज कम करवा लेते हैं, जैसे मान लीजिए उसकी वास्तविक आयु 18 वर्ष है लेकिन उसने 14 वर्ष करवा रखी है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में जो कालानुक्रमिक आयु है उसके अंदर वो 14 साल का है लेकिन वास्तविक आयु उसकी क्या है, उसकी वास्तविक आयु 18 वर्ष है। तो इसलिए ओवर एज खिलाड़ी हो गया है वो 14 वर्ष के लिए। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन या किसी को पता लगता है तब इस चीज के आधार पर, शरीर रचना आयु के आधार पर उसका टेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर क्या क्या चीजें, मतलब शरीर की जांच होती है, बनावट में अंतर है या नहीं है। एक 14 वर्ष के बालक का शरीर अलग होगा और एक 18 वर्ष के बालक का शरीर अलग होता है। तो ये ही होता है इसमें। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, खेलों में यह आयु ओवर एज खिलाड़ियों का, खेलों में यह आयु ओवर एज खिलाड़ी, ओवर एज जिनकी एज ज्यादा हो गई, वो ओवर एज खिलाड़ियों का पता लगाने में सहायक है। ठीक है ना। कौन सी? एनाटॉमिकल एज। हाँ, अंडर 12 खिलाड़ियों का आधार दांत की संख्या। अब देखो इनमें कैसे पता लगाया जाता है। अंडर 12 13 साल के बच्चों में दांतों की संख्या देखी जाती है, दांतों की संख्या से उनकी एज का पता लगाया जाता है। ठीक है। और अंडर 14 में क्या होता है, कलाई का एक्सरे, रेडियल बोन, कलाई का एक्सरे करवाया जाता है, एक्स-रे। ठीक है। और अंडर 17 का कंधे का एक्सरे। अंडर 17 का कैसे पता लगेगा? कंधे का, मजबूत कंधा होता है तो उससे पता लग जाता है, कंधे का एक्सरे। अरे ये कौन आ गया आज, दर कर रहा है। हाँ, कंधे का एक्सरे होगा किसमें? अंडर 17 का। और अंडर 21 में फिमोरल, कूल्हे के जोड़ का एक्सरे। ठीक है। अंडर 21, ठीक है, कूल्हे के जोड़ का एक्सरे। देखो कहां कहां के एक्सरे करवा रहे हैं, एक्सरे। ठीक है ना। इनके आधार पर आपके एज का पता लगाया जाता है। अंडर 12 अगर कोई बच्चा बता रहा है कि मैं अंडर 12 हूं, ठीक है, तो उसकी पता कैसे लगाया जाएगा? उसके दांतों की संख्या देखी जाएगी। अब दांतों की संख्या कितनी है वो नहीं पता है, वो मैं बता दूंगा, या तो कभी भी जब इसमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये दांतों की संख्या कितनी देखी जाती है ये तो मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको टेलीग्राम पे इसकी पूरी बता दी जाएगी, ये पूरे के पूरे में कि इसकी क्या क्राइटेरिया रखा जाता है, अंडर 12 के दांतों की संख्या कितनी मानी जाती है, अंडर 14 में कलाई का एक्सरे किया जाता है, ठीक है, और अंडर 17 में कंधे का एक्सरे, और अंडर 21 में कूल्हे के जोड़ का एक्सरे, ठीक है ना, जिसको फेमोरल बोन कहते हैं। चलिए अगला जो है शरीर क्रियात्मक आयु। नेक्स्ट जो है तीसरा प्रकार आयु का, शरीर क्रियात्मक आयु। अगला है शरीर क्रियात्मक आयु, तीसरा शरीर
क्रियात्मक आयु। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर के अंगों की क्रियात्मक स्थिति के आधार पर शरीर की आयु का पता लगाया जाता है। शरीर के अंगों की क्रियात्मक स्थिति, शरीर के अंगों की क्रियात्मक स्थिति के आधार पर शरीर के अंगों की क्रियात्मक स्थिति के आधार पर शरीर की आयु का पता लगाया जाता है। शरीर की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको फिजियोलॉजिकल एज भी कहते हैं। लिख लीजिए इसको फिजियोलॉजिकल एज भी, फिजियोलॉजिकल एज भी कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, और फिजियोलॉजिकल एज ही कैलेंडर एज के निर्धारण का आधार बनती है, जरूरी नहीं है। इसके निर्धारण के दो तरीके होते हैं। अब इसको दो तरीकों से निर्धारित किया जाता है। एक तो टेलीमेयर विधि, टेलीमेयर विधि। अब ये विधि क्या है, क्या होता है इस विधि में? इसमें गुणसूत्रों के आधार पर उम्र का पता लगाते हैं। ठीक है ना। इसमें गुणसूत्रों के आधार पर आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है। और दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि का नाम है डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए मिथाइलेशन। इस विधि में क्या होता है? इस विधि के अंदर क्या होता है, व्यक्ति की कोशिकाओं को पुरानेपन के आधार पर उम्र का पता लगाते हैं। व्यक्ति की कोशिकाओं के पुरानेपन के आधार पर आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है मानसिक आयु। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? मानसिक आयु। मानसिक आयु में क्या है, मानव के मानसिक स्तर का पता लगाया जाता है। मानसिक स्तर कैसा है उसका, उसके आधार पर उसकी आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है। तो इसमें व्यक्ति के मानसिक स्तर का आंकलन किया जाता है। व्यक्ति के मानसिक स्तर का आंकलन या पता लगाया जाता है, आंकलन किया जाता है। हाँ, ठीक है ना। जिसके लिए सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने एक मानक परीक्षण तैयार किया, जिसमें बाद में साइमन नामक व्यक्ति ने सहयोग किया। यानी साइमन और बिने का आपने परीक्षण सुना होगा, साइकोलॉजी के अंदर है, बहुत ही शानदार है। साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आएगी अपने, और जो साइकोलॉजी है ना अल्फ्रेड बिने वाली, वो आपके फर्स्ट पेपर में है। ठीक है। और अल्फ्रेड बिने और साइमन, ये दोनों ने ही इसके ऊपर एक परीक्षण तैयार किया था, जिसको बहुत ही बाद में बहुत ही उसको प्रचलित हुई हो। भारत में ऐसे ही परीक्षण का निर्माण
CH राइस ने अलग से तैयार किया। इसमें एक सूत्र के आधार पर सबसे पहले बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है। तो इसमें डायरेक्ट लिखो, इसमें बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है, लब्धि का मापन किया जाता है, ठीक है ना। जिसमें उस एक सूत्र है, सूत्र लिख लीजिए बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, IQ है बुद्धि लब्धि। इसमें होता है तो मानसिक आयु, मानसिक आयु। अब मानसिक आयु कैसे पता लगाई जाती है? मानसिक आयु कुछ प्रश्नों के आधार पर, यानी कुछ प्रश्न आपके पास रख दिए जाएंगे, आप उनके प्रश्नों के उत्तर क्या देते हैं उनके आधार पर आपकी मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। IQ कैसे जानते हैं? बुद्धि लब्धि, ठीक है। और वास्तविक आयु या वास्तविक आयु, बिल्कुल जो आपकी शारीरिक आयु है, वास्तविक आयु जैसे 14 वर्ष है, वास्तविक आयु into 100, ये है IQ जानने का सूत्र, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की आयु थी जो हमने आज पढ़ी है शरीर आयु के प्रकार में। कल हम पढ़ेंगे शरीर के प्रकार, टाइप्स ऑफ बॉडीज, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, जय राधे राधे, राधे कृष्णा, हर हर महादेव।